बेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अध्ययन करेंगे। ये अधिक उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा मिश्रण में उपस्थित प्रोटीन का पृथक्करण गुणात्मक रूप से हम करते हैं। इस विधि का उपयोग हम प्रोटीन का अणुभार ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। SCS एक एनायनिक डिटर्जेंट है जिसकी सहायता से हम प्रोटीन को डीनेचर या विकृत करते हैं। जो सैंपल्स का नमूनों का उपयोग हम SCS पेज के लिए करते हैं उनको पहले हम 5 मिनट के लिए बॉईल करते हैं ऐसे बफर सोल्यूशन में जिसमें बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल और SCS उपस्थित हो। बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल प्रोटीन में उपस्थित कोई भी डाइसल्फाइड सेतु को अपचयित कर देता है जिससे उसका टर्शरी तृतीयक संरचना विघटित हो जाती है और SCS जो है वो प्रोटीन से बंधन कर लेता है और प्रोटीन को विकृत कर देता है। एक SCS हर 2 अमीनो अम्ल के मध्य जुड़ता है। इस कारण से प्रोटीन जो मिश्रण में उपस्थित है वो पूर्णतया विकृत हो जाती है और एक क्षण आकार की संरचना में परिवर्तित हो जाती है जिसमें उस क्षण में अंतराल पर SCS ऋणात्मक आवेश युक्त SCS मॉलिक्यूल बंधे होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये क्षण वापस अपने सामान्य प्राकृतिक समरूपण में फोल्ड इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि जो ये ऋणात्मक आवेश युक्त SCS मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, इसलिए क्षण का आकार बना रहता है पूरी प्रक्रिया के समय। तो इस प्रकार की जो विकृत प्रोटीन है उससे वो नमूने में उपस्थित होती है और इस नमूने में एक आयनाइजेबल ट्रैकिंग डाई होती है जो ब्रोमोफेनॉल ब्लू होती है, बहुत छोटी होती है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी या रन हम देख सकते हैं कि नीचे कब तक डाई जैसे ही पहुंचती है तो ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई है। सुक्रोज और ग्लिसरॉल भी हम नमूने के बफर में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं नमूने की जिससे कि वो सैंपल वेल में सैंपल नीचे तल पर बैठ जाए जब हम उसे इंजेक्ट करते हैं लोडिंग वेल में। जब एक बार सैंपल्स हम लोड कर देते हैं जेल पे तब करंट प्रवाहित करते हैं। जो सैंपल्स लोड करते हैं वो स्टैकिंग जेल में लोड करते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की जेल्स बनाते हैं, एक सेपरेटिंग जेल और एक स्टैकिंग जेल। स्टैकिंग जेल की बड़ी पोर साइज होती है और इसी में वेल्स उपस्थित होते हैं जिसमें हम अपना नमूना लोड करते हैं। इस स्टैकिंग जेल का कार्य ये होता है कि ये प्रोटीन नमूने को एक शार्प बैंड के रूप में कॉन्सेंट्रेट कर देती है जिससे कि उसका अच्छे से पृथक्करण हो। ये जो शार्प बैंड के रूप में प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेट करती है ये भिन्न आयनिक क्षमता और pH का उपयोग करके जो स्टैकिंग बफर जेल और इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर के मध्य जो अंतर होता है pH में और आयनिक क्षमता में उसका उपयोग करके प्रोटीन को शार्प बैंड के रूप में कॉन्सेंट्रेट करती है। इस फिनोमिनन को, इस प्रक्रिया को आइसोटैकोफोरेसिस कहते हैं। जो स्टैकिंग जेल है उसमें बड़ी पोर साइज होती है जिससे कि उसमें प्रोटीन सरलता से गमन कर सकती है या संचलन कर सकती है और विद्युत क्षेत्र के कारण एक शार्प बैंड के रूप में कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। ये शार्प बैंड इसलिए बनता है क्योंकि जो ऋणात्मक आवेश युक्त ग्लाइसिनेट आयंस हैं उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी pH 6.8 जो कि स्टैकिंग जेल में उपस्थित है कम होती है प्रोटीन SCS कॉम्प्लेक्स की तुलना में और प्रोटीन SCS कॉम्प्लेक्स की मोबिलिटी जो है वो क्लोराइड आयन की तुलना में कम होती है। इसलिए तीनों स्पीशीज इस तरह से अपने को इनका कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से एडजस्ट करती है कि क्लोराइड सबसे अधिक शीघ्रता से गमन करता है, उसके बाद प्रोटीन SCS कॉम्प्लेक्स गमन करता है और फिर ग्लाइसिनेट आयन सबसे धीमी गति से गमन करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल करंट में ब्रेक आ जाएगा। इसलिए ये तीनों स्पीशीज अपने को इस तरह से अरेंज कर लेती हैं। क्योंकि प्रोटीन SCS कॉम्प्लेक्स बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है इसलिए वो बहुत शार्प बैंड की तरह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ग्लाइसिनेट और क्लोराइड आयंस के बीच में। जैसे ही ग्लाइसिनेट आयंस सेपरेटिंग जेल में प्रवेश करते हैं तो सेपरेटिंग जेल का pH 1.8 होता है जहां पर ग्लाइसिनेट आयन पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब इस प्रकार से गमन होता है, सबसे शीघ्रता से क्लोराइड आयन गमन करता है, फिर ग्लाइसिनेट आयन और जो प्रोटीन SCS कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अपने अणुभार के आधार पर गमन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश युक्त
प्रोटीन एसियस कॉम्प्लेक्सेस हैं उन पे क्योंकि ऋणात्मक आवेश है तो वो एनोड की तरफ गमन करते हैं, और क्योंकि प्रति इकाई लंबाई पर समान आवेश होता है इसलिए वो सेम मोबिलिटी से, समान मोबिलिटी से गमन करते हैं और जेल के सीविंग एक्शन के द्वारा उनका पृथक्करण होता है। जो छोटी प्रोटीन्स हैं वो पोर्स में सरलता से प्रवेश करके बिना किसी रिटार्डेशन के सरलता से गमन करती है, जबकि जो बड़ी प्रोटीन्स हैं वो सीविंग एक्शन ऑफ जेल के कारण रिटार्ड होती हैं, उन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण और सीविंग एक्शन ऑफ जेल के कारण। तो वो बस पोर में जस्ट प्रवेश कर पाती हैं और अधिक गमन नहीं कर पाती है। इस तरह से प्रोटीन्स का पृथक्करण हो जाता है। क्योंकि ब्रोमोफेनॉल ब्लू डाई बहुत छोटी होती है इसलिए वो सरलता से इलेक्ट्रोफोरेसिस में शीघ्रता से चलती है, और जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो वो दर्शाती है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम करंट बंद कर देते हैं, जेल को निकालते हैं और उसे रंजित करते हैं। रंजक से प्रायः क्रोमैटिक ब्रिलियंट ब्लू का उपयोग होता है प्रोटीन को रंजित करने के लिए। उसके बाद प्रोटीन को डिस्टिल्ड सॉल्यूशन से वॉश किया जाता है। उसके बाद प्रोटीन्स को हम नीले बैंड्स के रूप में देख सकते हैं क्लियर बैकग्राउंड पे। प्रायः वर्टिकल स्लैब जेल्स का उपयोग होता है क्योंकि इसमें हम 20 नमूने एक साथ रन कर सकते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। प्रायः 15% पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो उन प्रोटीन्स को पृथक करती है जिनका अणुभार 10,000 से 1 लाख के मध्य होता है। इसमें छोटी प्रोटीन सरलता से पोर्स के अंदर प्रवेश करके बिना किसी रुकावट के गमन कर सकती हैं, जबकि जो बड़ी प्रोटीन्स हैं वो प्रवेश ही कर पाती है पोर्स पे और सीविंग एक्शन ऑफ जेल के कारण, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण वो कम गमन कर पाती हैं, थोड़ी दूरी गमन कर पाती हैं और इस तरह से प्रोटीन्स पृथक हो जाती हैं अपने अणुभार के आधार पे। यदि प्रोटीन का अणुभार 1 लाख से अधिक है तो 10% या 7.5% जेल्स का उपयोग होता है जिनकी बड़ी पोर साइज होती है। यदि इसमें हम मानक प्रोटीन्स का विलयन भी मिलाएं, सैंपल लोड करें जिनका अणुभार ज्ञात है तो उसकी सहायता से हम अज्ञात प्रोटीन का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनका अणुभार ज्ञात है उन्होंने कितनी दूरी गमन की है उसको गणना करके हम ग्राफ बना लेते हैं डिस्टेंस मूव्ड और लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के मध्य, और उसकी सहायता से हम अज्ञात प्रोटीन का अणुभार की गणना कर सकते हैं। ये SES पेज का डायग्राम है। यहाँ पे स्टैकिंग जेल है, ये सेपरेटिंग जेल है, कैथोड है, एनोड है। यहाँ पे हमने सैंपल लोड किया है। जब करंट, यहाँ पे करंट स्विच ऑन नहीं है, जैसे ही करंट स्विच ऑन करते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं वो क्लोराइड और ग्लाइसिन के मध्य कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं क्योंकि स्टैकिंग जेल की बड़ी पोर साइज होती है और pH 6.8 होता है। जैसे ही ये सेपरेटिंग जेल में एंटर करता है ग्लाइसिनेट आयन की मोबिलिटी बढ़ जाती है तो क्लोराइड सबसे अधिक गति से गमन करता है, फिर ग्लाइसिनेट और प्रोटीन एसियस कॉम्प्लेक्सेस अपने अणुभार के आधार पर पृथक होने लगते हैं। इस तकनीक का उपयोग एंजाइम की शुद्धता ज्ञात करने के लिए होता है शुद्धिकरण चरणों में, और यदि एक ही बैंड उपस्थित है तो इसका अर्थ है कि प्रोटीन शुद्ध है। यदि प्रोटीन एक से अधिक उप इकाइयों की बनी है जिनका अणुभार अलग अलग है तो फिर अध्ययन करने की आवश्यकता होती है डिफरेंट विधि से। फिर उसके बाद हम प्रोटीन का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। ग्रेडेड पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स भी बनाई जाती हैं जिसमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल की सांद्रता निरंतर घटती जाती है, ऊपर 25% होती है और नीचे जाकर उल्टा बोल रहे हैं, ऊपर 5% होती है और नीचे जाकर वो 25% हो जाती है, जिससे कि ऊपर बड़ी पोर साइज से सारे प्रोटीन्स प्रवेश कर लेती हैं और जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो छोटी प्रोटीन्स का पृथक्करण अच्छा हो जाता है और इस तरह से सारी प्रोटीन्स पृथक हो जाती हैं और उनका अध्ययन किया जा सकता है।